हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वैश्यों के 5 प्रकार पढ़ेंगे। तो ये वैश्य कहाँ से आया है तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें हम लोग 4 वर्ण देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। तो हम लोग आज इसी वैश्य के बारे में बात करेंगे और इसके 5 प्रकार कौन कौन से हैं और इनके क्या कार्य हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। उत्तर प्राचीन काल तक प्रायः 5 प्रकार के वैश्य समाज में हो गए थे। यहाँ पे उत्तर प्राचीन काल के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब कि जो प्राचीन काल है प्रारंभ से लेकर 7वीं शताब्दी तक माना गया है। तो 7वीं शताब्दी के अंत में मतलब हर्षवर्धन की मृत्यु तक माना गया है। तो उस समय जो वैश्य थे ना वो 5 प्रकार के हो गए थे समाज में। यहाँ पे यही बात को कहा जा रहा है कि ये उत्तर प्राचीन काल में इसके 5 प्रकार हो गए थे, मतलब कि वैश्य के। पहला जो था स्थानीय वणिक, हम लोगों ने पढ़ा था वणिक मतलब कि वैश्य। तो वैश्य को हम अगर वणिक भी कहा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कि बहुत अलग अलग एज में अलग अलग काल में इसको वणिक कहा गया, सृष्टि कहा गया। तो उस प्रकार ही यहाँ पे वणिक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो स्थानीय वणिक जो नगर और गांव में एक स्थान पर रहकर विभिन्न प्रकार के व्यापार करते थे और विविध वस्तुओं का क्रय विक्रय करते थे, तो उन्हें स्थानीय वणिक कहा जाता था। मतलब कि किसी भी नगर या गांव में एक स्थान में रहकर वो विभिन्न प्रकार के व्यापार करते थे, विनिमय करते थे, मतलब कि जो भी वस्तु निर्मित होती थी उसे क्रय विक्रय करते थे। तो उन व्यापारियों को स्थानीय वणिक या स्थानीय वैश्य कहा जाता था। श्रेणी के माध्यम से ऐसे व्यापार की व्यवस्था की जाती थी, मतलब कि यहाँ पे श्रेणी जो है ना, जैसे छोटा मालिक हो गया फिर बड़ा मालिक हो गया, तो उसी प्रकार ही वैश्यों में ही व्यापार संघ में ही एक श्रेणी पद का व्यक्ति होता था। तो वो इन सब का व्यवस्था करता था, मतलब नगर में इन्हें स्थान कहाँ पे मिलेगा, या फिर गांव है तो ये कौन से कोने में रहकर अपने व्यापार का संचालन कर सकते हैं, मतलब कि वस्तु का उत्पादन और क्रय विक्रय कर सकते हैं। कारवा ऐसे व्यापारी होते थे जो यायावरी जीवन व्यतीत करते थे और दूर दूर के प्रदेशों में ऊँटों और बैलों से व्यापार के लिए जाते थे। मतलब कि कारवा ऐसे व्यापारी होते थे, ऐसे वैश्य होते थे जो व्यापार के लिए दूर दूर देशों में जाते थे। और यायावरी मतलब कि अब आप चले जाओगे, बहुत दूर चले जाओगे तो आप तुरंत तो घर नहीं आओगे, तो घर में एक गृहस्थ जीवन होता है ना, और आप जब दूसरे एरिया में चले गए, अब वहाँ से आना फिर वहाँ पे अपना काम भी पूरा करना है, तो ऐसे में आप बहुत टाइम तक उधर रह जाते हो। तो इसलिए यहाँ पे यायावरी मतलब कि एक सन्यास टाइप का आदमी, मतलब एक सन्यास की तरह घर से दूर रहना, यहाँ पे उसी को यायावरी जीवन कहा जा रहा है। तो ये ऊँट और बैलों से व्यापार करते थे, मतलब कि पहले ज़माने में तो कोई रोल्स रॉय नहीं था, कोई ट्रक नहीं था, तो क्या से जाते थे, तो ऊँट और बैलगाड़ी, इससे ये व्यापार करते थे। तीसरा है सामुद्रिक व्यापारी, जो सागर लांघकर दूसरे देशों में व्यापार के लिए जाते थे तथा विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। क्षेमेंद्र ने कथा मंजरी में धनगुप्त नामक वणिक का उल्लेख किया है, जो ताम्रलिप्ति के समीपवर्ती द्वीपों में जाकर व्यापार किया करता था। यहाँ पे एक जो टाइप है, यहाँ पे तीसरा टाइप का हम लोग बात कर रहे हैं। तो वैश्य जो ऐसे वैश्य जो समुद्र लांघकर दूसरे देश चले जाते थे, दूसरे प्रदेश चले जाते थे, या नहीं तो हम लोग कह सके कि एकदम समुद्री इलाका में ही वो व्यापार करते थे। तो ऐसे व्यापारी को क्या कहा जाता था, सामुद्रिक व्यापारी। तो यहाँ पे ये क्षेमेंद्र जो है ये प्राचीन काल का ही लेखक है। तो इसने अपनी कथा मंजरी एक बुक है, उसमें एक उदाहरण दिया है कि एक धनगुप्त नामक का एक वणिक मतलब कि व्यापारी मतलब कि वैश्य जो है वो ताम्रलिप्त जगह में जाता था और वहाँ के इलाके से व्यापार करता था। मतलब कि ये जो ताम्रलिप्त है ना वो एक जगह का नाम है। ये जगह जो है पश्चिम बंगाल के एकदम तटवर्तीय इलाका में है, मतलब तट से सटा हुआ क्षेत्र है। चौथा है विभिन्न उद्योगों में लगे हुए वणिक।
ये समाज में अधिक संख्या में होते थे और प्रायः उद्योग धंधों के माध्यम से अनेकानेक वस्तुओं का उत्पादन करते थे। मतलब यहाँ पे चौथा टाइप का वैश्य का वर्णन किया गया है। ये वैश्य होते थे जो उद्योग धंधों में संलग्न रहते थे। मतलब ये इनका काम ही रहता था कि ये कोई भी उद्योग हो, कोई भी धंधा हो, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई कारखाना हो प्राचीन काल में, तो उसमें ये रहेंगे ही रहेंगे। तो ये क्या करते थे, मतलब कि ये जो संख्या में जो होते थे ना, समाज में अधिक संख्या में होते थे। मतलब जो आसपास का जो फैक्ट्री होता था उनमें ये ज़्यादा संख्या में रहते थे, भारी संख्या में रहते थे और उद्योग धंधों के माध्यम से अनेक वस्तुओं का उत्पादन करते थे। तो हम लोग प्राचीन काल में भी बहुत सारे उद्योग देखते हैं। अगर आप कपड़ा की बात करें तो कपड़ा भी, और लोहे, औजार, शस्त्र, तो इस प्रकार उद्योग धंधों में भी बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती थी और ये वर्ग उन्हीं कामों को करता था। पांचवा है साधारण व्यापारी, जो विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी वस्तुएं बेचते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने और बेचने वाले कुंभकार, तांबुल बेचने वाले तांबुलिक, पत्थर तोड़ने वाले शिलाकुट आदि विविध कार्यों में संलग्न व्यापारियों के वर्ग थे, जो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। यहाँ पे जो पांचवा प्रकार का जो व्यापारी है, इसे साधारण व्यापारी कहा गया है। ये समाज में रहकर, मतलब कोई भी राज्य में रहकर ये छोटी छोटी वस्तुएं बेचते थे। जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो मिट्टी के बर्तन, पहले तो ऐसा नहीं था ना कि बहुत धातु का बर्तन रहेगा और काफ़ी दिनों तक ये लंबा चलेगा, तो ऐसा नहीं था प्राचीन काल में। तो मिट्टी के बर्तन तुरंत टूटा करते थे और इनको प्रायः कुम्हार बनाते थे। यहाँ पे कुंभकार या कुम्हार दोनों सेम चीज़ है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले ही हैं। यहाँ पे तांबुल जो है ये पान पत्ता बेचने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, इनका भी आप देखोगे तो राजमहल में हो या फिर आम जीविका में हो तो बहुत सारे काम इनके द्वारा भी किए जाते थे, पत्थर के द्वारा भी। अगर मैं छोटा सा उदाहरण दूँ तो अगर आप देखेंगे प्राचीन भारत में तो जो पीसने का काम होते थे, जैसे कि थोड़े बहुत आटा या फिर चावल पीसने का काम, तो ये पत्थर के जो औजार होते थे उससे ही पीसा जाता था। अगर आप अभी भी देखेंगे किसी के घर में तो मसाला पीसने का एक अलग ही पत्थर का एक औजार रहता है। तो उस प्रकार के आम जीवन की आवश्यकता को ये पूरा करते थे साधारण व्यापारी। राज्य को अधिकाधिक कर प्रदान करने वाला वर्ग वैश्य ही था, जो अपनी वस्तुओं के विक्रय की आय में से राजा को कर देता था। यहाँ पे कहा जा रहा है जो राज्य था, जो राजा होते थे, वो ज़्यादातर वैश्य वर्ग से ही कर प्राप्त करता था, टैक्स प्राप्त करता था। और ये टैक्स कहाँ से पाते थे, तो वैश्य वर्ग जब कोई भी वस्तु बेचते थे तो उससे जो लाभ होता था तो उसका कुछ अंश सरकार को, राज्य को टैक्स के रूप में वो दे दिया करते थे। सर्वाधिक धनाढ्य होने के कारण वही राज्य को सबसे अधिक कर देने वाला था। यहाँ पे वही बात को कहा जा रहा है कि वैश्य वर्ग जो होता था ना, व्यापार के माध्यम से वो बहुत ही धनी हो जाते थे, धनाढ्य हो जाते थे, इसलिए वह सबसे अधिक राजा को कर देने वाले होते थे। मनु का कथन है कि स्थल तथा जल के मार्ग से व्यापार करने में निपुण व्यक्ति बाजार के अनुसार जिस वस्तु का जो मूल्य निश्चित करता था उसके लाभ में से राजा को कर के रूप में 20वां भाग मिलता था। यहाँ पे जो मनु है, मनुस्मृति, इन्होंने मनुस्मृति लिखी थी, तो ये कहते हैं कि जो व्यापारी देश छोड़ के विदेश में चल जाते थे और अपने अनुसार बाजार को देखकर वो कोई भी वस्तु का मूल्य निर्धारण कर देते थे, मतलब वो प्राइस फिक्स कर देते थे और उस प्राइस के अकॉर्डिंग वहाँ पे बेच देते थे। तो उनको जो फायदा होता था, जो उनको लाभ होता था, उसका 20वां भाग वो राजा को कर के रूप में देते थे। मतलब लाभ में से वो 20वां भाग, मतलब छोटा अंश वो राजा को कर के रूप में देते थे। पशु और सुवर्ण का कर 50वां भाग एवं धान्य का 6वां, 8वां या 12वां भाग राजा को प्राप्त होता था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पशु या सोना, इसका जो टैक्स लगता था, जो कर ये लोग सरकार को देते थे या फिर राजा को देते थे, वह होता था 50वां भाग।
और धान्य, हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल में जो धान्य पढ़ा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ये आमतौर पर एक अनाज है जो खरीफ की फसल है, उसे ही धान्य कहा जाता था। तो इसमें ये छठा, आठवां या 12वां भाग राजा को टैक्स के रूप में देते थे।